नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात प्रियंका के मध्य प्रदेश दौरे की, कांग्रेस की 5 गारंटियों की, बात सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर आ रही कांग्रेस की, और बात एमपी में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद की, साथ ही बात प्रियंका के अंदाज की। जी हाँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से एमपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ चुनावी अभियान का आगाज किया है। अब भाजपा से दो दो हाथ करने के लिए कांग्रेस तैयार है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, योजनाएं तैयार की जा रही हैं कि कैसे भी सत्ता के सिंहासन से भाजपा को बेदखल किया जाए। हालांकि कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक की जीत से खासी उत्साहित है, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों की जनता ने कांग्रेस के जिन वादों पर भरोसा किया, तो वहीं 5 गारंटियां भी मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का संकल्प है। उधर कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात और उस पर बीजेपी के बजरंग बली को लेकर कांग्रेस पर वार की सियासत की परछाई एमपी में भी नजर आई। कांग्रेस ने अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखते हुए आयोजन के दौरान शहर भर में हनुमान जी की गदा स्थापित कराई और एमपी में चुनावी शंखनाद बजरंग बली के एंट्री के साथ किया। इसके अलावा जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने एमपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आरती की। यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने अपने विजय संकल्प अभियान के लिए महाकौशल को ही क्यों चुना। दरअसल महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी और अब 2023 में भी कांग्रेस इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। हालांकि प्रदेश के मुखिया ने जबलपुर से ही 2 दिन पहले लाडली बहनों को सौगात देते हुए कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि प्रियंका के हुंकार और बीजेपी की जनता पर क्या असर होता है, और इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। चुनावी शंखनाद, प्रियंका का नया अंदाज में। हर हर नर्मदे। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तो पहले मां नर्मदा की पूजा, हर हर नर्मदे का उद्घोष, फिर चुनावी शंखनाद और निशाने पर शिवराज। ये था प्रियंका का नया अंदाज। एमपी कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार के घोटाले जमकर गिनाए, तो वहीं 5 घोषणाओं के जरिए एमपी की सत्ता में वापसी का ऐलान भी किया। साथ में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक भी प्रियंका के दौरे पे साफ नजर आई। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही कांग्रेस ने जबलपुर से अपने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर के गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया। इस दौरान कमलनाथ समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी ने जो गालियों वाली लिस्ट निकाली थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के घोटालों की लिस्ट उससे लंबी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्होंने मां नर्मदा तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने 220 महीनों की सरकार में 225 घोटाले किए। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने मंच से शिवराज सरकार के 18 साल के शासन और योजनाओं को लेकर भी जमकर हमला बोला और सवाल पूछा कि अब चुनाव से पहले घोषणाएं और योजनाएं क्यों। प्रियंका ने बेरोजगारी और आदिवासियों की दुर्दशा को लेकर भी शिवराज सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका ने आगे कहा कि 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस से सरकार को चुना, लेकिन धल बल के जनादेश को कुचल दिया गया। प्रियंका ने कहा कि आज मैं कुछ गारंटी दे रही हूं, वे गारंटी जो हम 100% पूरा करेंगे। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली और गदा को लेकर जमकर सियासत हुई थी। अब मध्य प्रदेश चुनाव में भी बजरंगबली के गदे की एंट्री हो गई है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदि शंकराचार्य चौक में बजरंगबली की 30 फीट ऊंची गदा सजाई थी। ये तो हुई प्रियंका गांधी की बात, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना पर निर्भर है। इस योजना को गेम चेंजर बताया जा रहा है।
जबलपुर से ही 2 दिन पहले इस योजना के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने 1.25 करोड़ महिला मतदाताओं तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसका दांव कितना फिट बैठता है। प्रियंका गांधी की गारंटियों पर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी या फिर भाजपा सरकार के दावों में दम दिखेगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चुनावी शंखनाद, प्रियंका का नया अंदाज। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं कि आखिर प्रियंका जी ने कहा क्या है। हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं, उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया। आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जय सिद्धार्थ राजावत जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं अतुल शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आपसे ही बहुत छोटा उत्तर लेते हुए शुरुआत करता हूँ। प्रियंका जी की गारंटी वाली जो योजना है, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही। कर्नाटक में सफल हुई, हिमाचल में भी उन्होंने प्रचार किया, सफल हुई। ऐसे में राहुल गांधी जी को पीछे रख के प्रियंका गांधी जी को मध्य प्रदेश में आगे करने का कांग्रेस प्रयास नहीं कर रही? क्या आपको नहीं लगता है? इसका संक्षेप उत्तर जानेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, हाल ही में प्रियंका गांधी को 2 जगह जी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में कैंपेन में जबरदस्त पार्टी की तरफ से लगाया गया जी, और वहां उसको सफलता भी मिली।
जी। अगर आप कहें कि उत्तर प्रदेश 2022 में भी उन्होंने किया, लेकिन वहां की स्थिति कुछ अलग है। जी। तो मुझे यह लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लीडरशिप में, भले ही 2018 में 3 राज्यों में सरकार बनी थी जी। लेकिन अब कांग्रेस मध्य प्रदेश या सेंट्रल लीडरशिप जी। इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं प्रियंका एक महिला है और उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो मेरे ख्याल से राहुल गांधी से बेहतर है। जी। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस उनका प्रयोग विशेषकर महिलाओं की वजह से मध्य प्रदेश में, चूंकि यहां पर 2.60 करोड़ वुमेन वोटर्स है, इसलिए लाडली बहना योजना के अगेंस्ट ये सब जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स या जो अनाउंसमेंट है इनको बुलवाने के लिए जानबूझकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रियंका जी के माध्यम से जबलपुर में इसीलिए चुना है कि वहां नर्मदा जी की यानी हिंदुत्व का थोड़ा सा जी घोला भी जाएगा, रंग भी घोला जाएगा और इसके साथ महिलाओं को आकर्षित करने का एक कांग्रेस का बड़ा स्टेप मुझे नजर आता दिख रहा है। जी। सुनील जी, आपका क्या सोचना है यहाँ पे? देखिए, जैसे अभी राजनीति विश्लेषक भाई साहब ने कहा जिस प्रकार से, मेरा ये मानना है कि देखिए उनको जो लीड दी जा रही है, एक नर्मदा जो तट है ये क्या है, पूरा वो ट्राइबल बेल्ट है। अगर आप डिडोरी मंडला इस क्षेत्र, लेकिन जो डेवलप क्षेत्र है वो महाकौशल है, जबलपुर है। तो जो बीजेपी की जो इस समय सेंटर की जो विंग चल रही है कि जो ट्राइबल वोट को लिए अट्रैक्शन करने के लिए, उसके पीछे राजनीति वो है कि वो ट्राइबल वोट को डाइल्यूट करना चाहते हैं, जो बीजेपी पकड़ना चाहती, जो पिछली बार विधानसभा में जो खिसका था और जो जिसके कारण इनकी सीटें 22 सीटें आई थी महाकौशल में और यहाँ पे मालवा क्षेत्र में भी आई थी जी, उसको वोट 24 सीटें आई थी महाकौशल। हाँ जी। तो वो उस वोट को उसको ये डाइल्यूट कर, क्योंकि इनकी जो सेंटर से ये बीजेपी की योजनाएं जो चल रही हैं वो ट्राइबल बेस पे चल रही हैं, क्योंकि उनको ट्राइबल के लिए उनके जितने भी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो भी ये काम कर रही हैं। और तो उसके लिए, और दूसरी बात जो लाडली लक्ष्मी योजना का जो उन्होंने जो अपना जो शिवराज जी ने वहाँ पे किया है, उसी के तोड़ पे वो ये चाहते हैं कि जो महिला का वोट है तो उन्होंने जस्ट कह दिया कि 1500 रुपये हम देंगे 1000 की जगह। तो वो जो वोट को है वो भी डाइल्यूट करने का है कि जिस तरह से बीजेपी उसको ले रही है उस तरह से लेने के लिए। अब देखिए आगे जो बात जिस तरह से होगी, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि वहाँ पे जो महाकौशल में जो हिंदुत्व की जो पैठ थी और जो संघ का भी अच्छा क्षेत्र है, गढ़ है, और बीजेपी बड़ी स्ट्रांग रही, तो वहाँ पे एक महापौर भी गया है उनका, वहाँ से जबलपुर से कांग्रेस ने जीती है। तो ये सब चीज़ें जो फैक्ट करेंगी और उस चीज़ को वो और लंबा रेस में चलाना चाहते हैं, जिसके कारण ये प्रभाव पड़ेगा। और ये इसलिए इन्होंने प्रियंका जी की, निश्चित रूप से प्रियंका जी की जो डिलीवरी है स्पीच की वो राहुल जी से अच्छी है, ये तो बिल्कुल सही बात है। जी। गुलरेज साहब, बीजेपी के तीनों दांव, एक लाडली बहना जो आप 1000 दे रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 1500 दूंगी। सॉफ्ट हिंदुत्व का हाई है, आपने कर्नाटक में बजरंग दल से कंपैरिजन कर दिया, बजरंग बली का सफल नहीं हुए आप, इन्होंने पहले से बजरंग बली इस बार ले लिया। और सबसे बड़ी जो इस समय समस्या है जो शायद पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, जबरदस्त इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने तुरंत कहा ओल्ड पेंशन स्कीम हम यहां लागू करेंगे, हालांकि हुआ नहीं है। राजस्थान में उन्होंने कहा कि लागू हो गई है, लागू नहीं हुई है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन आम जनता तक इसका मैसेज चला गया। ऐसे में आपका अकेले लाडली बहना योजना कितना काम करेगी गुलरेज साहब? देखिए तिवारी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा ना कि 1500 बनाम 3000, और ये बोल रहे हैं हम तो 3000 दे रहे हैं, उसपे भी ये 1500 दे रहे हैं, और 1500 की भी बात कोई आप 3000 अभी नहीं दे रहे हैं, आप बढ़ाएंगे, अभी 1000 दिया है, फिर 1200 की बात करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। मैं एक बात बोलूं आपको, एक तो जुबान चलाने में और सरकार चलाने में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जिस प्रकार से इनके भैया जुबान चला देते हैं, हर जगह जाकर केवल जुबान चला सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते। सरकार चलाना मध्य प्रदेश में बखूबी शिवराज जी को आता है। उन्होंने 3000 बोला है, तो हमारी लाडली बहनें जो है ना वो भरोसा कर रही हैं, और भरोसे पर हम ही पूरी तरह से उतरेंगे।
तो वो तो 3000 ही है, अभी 1 से शुरुआत हुई है और वो धीरे धीरे क्षणे क्षणे करके 3000 पर ले जाएंगे। ये एक हमारा वचन है, मुख्यमंत्री महोदय ने क्रियान्वित कर दी है उस स्कीम को, लेकिन इन्होंने जुबान चलाई है। जहां तक आप बात कर रहे हैं महिलाओं के वोटर्स की, महिला वोटर्स के वोट्स की, तो मुझे तो आज तरस आ रहा था प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी पर, क्योंकि आप ये देखिए कि महिलाओं को टंच माल बोलने वाला, महिलाओं को आइटम बोलने वालों के साथ मंच साझा कर रही थी एक महिला, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला सचिव, राष्ट्रीय महिला जो महामंत्री है वो, और उसके बाद वो महिलाओं की बात कर रही थी। तो सिद्धार्थ जी आ रहा हूं आपके पास। टिप्पणी करने वाले और महिलाओं को, सिद्धार्थ जी रुक जाइए, सिद्धार्थ जी रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूं। उनको खुद को भी अंदर से फील हो रहा होगा, जिसको अपराध बोध कहते हैं, वो स्वयं उसको फील कर रही होंगी, लेकिन क्या करें, राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसलिए मुझे तरस आ रहा था उनके ऊपर। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है ना, मैं तो चाहता हूं कि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा हर गली नुक्कड़ पर भी आए, क्योंकि ये जो वो महिला है जिसने सुपड़ा साफ करके रख दिया, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। मतलब आज तो स्थिति ये हो गई है कि विधानसभा तो विधानसभा, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल और कर्नाटक की बात क्यों नहीं कर रहे? और ये बड़ा आसान एक तरीका होता है कांग्रेस के लिए, हार गए तो फिर वो लोकल लोग जिम्मेदार होते हैं, फिर कमलनाथ जी के सिर पर डंडा पड़ेगा इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और अगर जीत गए तो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन है, मैडम फिसल जाएंगी इसके ऊपर, क्योंकि यहां पर कर्म करने वाला व्यक्ति चाहिए। और मध्य प्रदेश को पिछली बार मूर्ख बनाने की कोशिश की थी इनके भैया ने, उसके बाद अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और बहन को आगे किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। गुलरेज साहब, यहाँ एक सवाल है, आप मने इसके पहले आपको ध्यान होगा 2018 में यही समय था जब लाडली बहना योजना अभी लागू की है, एक गरीब योजना लागू की थी शिवराज जी ने, कोई काम नहीं आई थी, आप 109 में सिमट के रह गए थे, हाँ बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला था। वही आज लाडली बहना योजना आप अभी लागू किए हैं, और ऐसे में जैसा अगर कह रही है कांग्रेस, तो क्या कितना महिलाएं भरोसा करेंगी? आप 1000 रुपए देकर के वोट खरीद रहे हैं क्या आप? नहीं, दो चीजें होती हैं, एक वोट खरीदना होती है और दूसरा होता है सामाजिक उत्थान करना। बहन बेटियों का उत्थान करने को आप वोट खरीदना नहीं कह सकते। किसी के घर पे राखी पे बहन आती है तो उसको भी पैसे देते हैं, मिलने आती है बहन तो उसको भी पैसे देते हैं, तो क्या वो खरीदने वाली बात हुई? बिल्कुल नहीं, ये बहन बेटियों का हक होता है और हम उनको उनका हक मुहैया करा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने तो किसी को नहीं बख्शा है। आपने नहीं देखा था क्या भाई साहब कि किसानों को इन्होंने बेवकूफ बनाया? अब ये बात कर रहे हैं युवाओं के भत्ते की। भैया आपने भत्ते के नाम पे पिछली बार क्या किया था? आपने तो उनको स्किल डेवलपमेंट के नाम पर गाय ढोर चराना सिखाने का काम और बैंड बाजा बजाने का काम सिखा रहे थे। तो ये विजन है कांग्रेस पार्टी का युवाओं के लिए। महिलाओं के विषय में बोल दिया कि एक अच्छी सीधी सादी अच्छे घर की लड़की को आपने दो उन लोगों के साथ खड़ा कर दिया जो महिलाओं को टंच मारो आइटम बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। अब महिलाओं को तो आपके यहाँ के पार्टी से क्या क्या नहीं बोला हम ये नहीं बताएंगे, राजावत जी बताएंगे। राजावत जी आप पहले इनका उत्तर देंगे तय है। फिर हमारा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश की बात अगर आई है तो वहाँ 40% महिलाओं को आरक्षण की बात कही थी, ग्रेजुएट पास लड़कियों को स्कूटी की बात कही थी, 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार देने की बात कही थी। तो यहाँ मध्य प्रदेश में 40% महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं आरक्षण? आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? सिद्धार्थ जी आपने अपना माइक म्यूट कर रखा है जी। जी सर्वप्रथम तो मैं गुलरेज जी की जवाब जो इन्होंने बोला है उसका मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। आज देखिए संपूर्ण भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर, मुझे भाई साहब की आवाज नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। सिद्धार्थ जी आपकी आवाज नहीं जा रही गुलरेज जी तक। आवाज आ रही है? अब आ रही, हाँ आ रही, अब आ रही। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से गुलरेज जी से पूछना चाहता हूं कि आज हमारा जो हिंदुस्तान है जी, हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में पहचाना जा रहा है। एक पहलवान महिला को किस प्रकार से एक तरफ बोलते हैं कि नारी सम्मान, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, और 11-11 केंद्र में इनकी महिलाएं मंत्री और सांसद हैं। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं आज जब पहलवान महिलाओं पे किस प्रकार से जंतर मंतर पे रात में
2-2:30 बजे जाकर किस प्रकार से उन पे आक्रमण किया जाता है, किस प्रकार से उनको मारा जाता है, किस प्रकार से घसीटा जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं गुलरेज जी से कि वो स्मृति ईरानी जी हैं कहां, आप मिले या मेरे को नंबर दे दें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं अब उनकी बोलती बंद क्यों है, उनके मुंह में दही क्यों जम गया है। एक समय में वो हमारे प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेचती थी, कभी चिट्ठियां लिखती थी। आज क्या कारण है कि वो चुप बैठी हुई है, जब पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिला अत्याचार, बलात्कार, अपहरण में आज अव्वल नंबर पे पहुंचता जा रहा है, तब आपकी बोलती बंद क्यों है। अभी आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। बिसाऊ लाल जी बोलते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं से, राजपूत और ब्राह्मणों की महिलाओं को घर से घसीटो और उनको ले जाओ, उनसे बर्तन मंजवाओ, उनसे जूठा उठवाओ और उनके कपड़े फाड़ के उनको जनता के बीच में घुमाओ। ये कौन सा शब्द था, मैं पूछना चाहता हूं। आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? इसमें थोड़ा संशोधन करिए सिद्धार्थ जी, इतनी सब बातें नहीं कही थी। हाँ, शुरू की कुछ बातें जरूर कही थी बिसाहू लाल जी ने, लेकिन बाद की बातें नहीं कही थी जी। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से इन्होंने इतनी बातें लगा के बोल दी हैं, तो वो भी नहीं बोली गई थी। और क्या बोला गया था, किस प्रकार से शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी जवाब देना चाहता हूं। देखिए, लगभग 4.5 से 5 करोड़ के करीब मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं। माननीय कमलनाथ जी जब आए थे, मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, इन्होंने बोला किसानों के संग छल किया। 4.5-5 करोड़ महिलाएं नहीं है, थोड़ा सा संशोधन इसमें। टोटल आबादी 7 करोड़ 7.5 करोड़ है। 2.6 मैं लगभग मैंने आपको बताया महिला वोटर 2.6 करोड़ है। अब मैं लगभग टोटल बता रहा हूं, जो एक्चुअल वोटर से मैं उसकी संख्या बताने जा रहा हूं। तो मैं त्रिपाठी जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी को कितना समय मिला? 18 माह मिले। 18 माह में 3 माह हमारे लोकसभा चुनाव में चले गए, लोकसभा में आचार संहिता में चले गए। उसके बाद हमको कितना मिला? 18 में से 15 माह। 15 माह में 2 माह हमारी सरकार गिराने में चले गए। और उसके बाद हमको जब सरकार मिली थी तो हमको खजाना लुटा हुआ मिला था। उसके बावजूद माननीय कमलनाथ जी ने बखूबी 1.5 वर्ष जो वचन बोले थे, 100 दिन के अंदर हमने 100 हमारी जो मैनिफेस्टो में घोषणाएं थी, हमने 100 दिन में 100 पूरी करके जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके गए। आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए थे 2003 में, आप 2008 में बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर आपका मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना? फिर आपने बोला कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे 13 में, फिर आपने 18 में बोला कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। आप सब में विफल हो गए, जनता ने आपको नकार दिया। उसके बावजूद आज मामाओं की झूठी घोषणा हर जगह। आज तो कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा आपने। 306 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने दिए थे और 55 करोड़ रुपया हमने ओमकारेश्वर को दिए थे। आपने उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 90% का भ्रष्टाचार। आप देखिए, सप्तऋषि एक हवा में 30 किलोमीटर की हवा में किस प्रकार से खंडित मूर्तियां हो गई, किस प्रकार से उड़ रही थी और किस प्रकार से गुंबदें गिर रही हैं, ये आपने भी देखा। 100 करोड़ का कोरम डैम किस प्रकार से 300 करोड़ का कर दिया जाता है और जब उसमें वो दरारें आ जाती हैं तो उसको 25 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन करके तोड़ के पानी दूसरी जगह निकाला जाता है। अभी तक 11 डैम बह चुके हैं, 35,000 किलोमीटर से ज्यादा रोडें बह चुकी हैं। पोषण आहार का आपका घोटाला अभी मालूम चला है कि वल्लभ भवन में आग लग गई है, या तो ये लग रहा है कि सतपुड़ा में लगी है, डायरेक्टरेट में लगी है, मंत्रालय में नहीं लगी, डायरेक्टरेट में लगी है। डायरेक्टरेट में लगी है तो धीरे धीरे देखिए आप आग लगती चली जाएंगी। भ्रष्टाचार की परतें इनको दबानी है, कहीं ना कहीं दस्तावेज नष्ट करने हैं, कहीं ना कहीं मामा के जो 22-21 लेकिन राजावत जी, हमारी सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया है। ये तो सब कुलरेज जी की सवाल, जो भी आरोप थे उसका उत्तर आप दे रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने घोषणा की और किया भी कि 40% महिलाओं के, देखिए वोट पे स्वराज्य भी आधारित हैं। आपके यहाँ भी बोल रहे हैं कि हम 1500 देंगे, आधी आबादी के वोट तो चाहिए, लेकिन उनको आरक्षण देने में टिकट में आपने कहा था प्रियंका जी ने कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे। यहाँ क्यों नहीं कह रही हैं? देखिए, अवश्य अभी जो हमारा मैनिफेस्टो बना है उसमें बहुत जल्दी जो भी उसमें डिसाइड होगा वो आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। अभी हमारा उसमें अंतरिम प्रारूप उसका चल रहा है और अंतरिम रूप ले रहा है, बहुत जल्दी उसमें भी आ जाएगा और जो प्रियंका जी बोलेंगी वो करेंगी। आप देखिए, उन्होंने कितना अच्छा नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज आप देखिए किस प्रकार से नारियों में
एक अलग उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग उत्साह आया और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उन्होंने खड़ा किया। उत्तर प्रदेश ही देखिए, आप दिल्ली के अंदर देखिए किस प्रकार से आज एकत्रित होकर सारी हमारी महिला पहलवान कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, आज एक भी महिला सांसद नहीं बोल रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं गुलरेज जी से कि गुलरेज जी क्या कारण है कि आज स्मृति ईरानी जी, हमारी सीतारमण जो हमारी मंत्री हैं देश की, वो क्यों नहीं बोल रही है, क्यों पहल नहीं कर रही है? आज आपकी पार्टी क्यों पहल नहीं कर रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये नारी सम्मान नहीं है? उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक बलात्कारी खुलेआम घूम रहा है और मन की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज जनता के मन की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है? राजावत जी, काफी बातें आ गई हैं। गुलरेज जी काफी देर से कुछ आपके उत्तर देना चाह रहे थे। गुलरेज जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी हैं अतुल शर्मा जी हैं। अतुल जी, देखिए, लड़ाई एक तरफ चल रही है और बी पार्ट की, और ये कई बार आप पे आरोप लगते रहे। गुजरात में ये आरोप लगा कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के बी पार्ट बन जाते हैं। कर्नाटक में देखिए, जब पार्टी कमजोर हुई, जीडीएस कमजोर हुई, तो निश्चित तौर पे परिणाम कांग्रेस के लिए बेहतर आए। अब आप सारी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को ही आपने रिप्लेस किया, बीजेपी को कहीं नहीं रिप्लेस किया। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, वहां आपने कांग्रेस को ही रिप्लेस किया। तो अब आप आ रहे हैं, तो ये सारी घोषणाओं के बीच में आप क्या वोट कटा हुआ साबित होंगे कांग्रेस के? बीजेपी को हमने ध्वस्त किया है। एमसीडी इलेक्शन के रिजल्ट सबको पता है, हमारी वहाँ पे मेयर हैं शैली ओबराय जी। तो बीजेपी को हराने वाली अब जो पार्टी है वो केवल आम आदमी पार्टी है। अब बात करते हैं लाडली बहना योजना की। बीजेपी लाडली बहना योजना को अपना ट्रम्प कार्ड बता रही है इस बार के चुनाव के लिए। अब ये लाडली बहना योजना का कॉन्सेप्ट जो है वो बीजेपी के पास आया कहाँ से? बहुत तकनीकी शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे तो हमने चुनाव में गारंटी कार्ड बांटे थे। गारंटी कार्ड में महिला सम्मान राशि 1000 रुपये रखी गई थी जो हम अगस्त में देने जा रहे हैं। तो बीजेपी को ये लगा कि यार ये इन्होंने तो 1000 महिला सम्मान राशि की घोषणा की, और ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गारंटी कार्ड देती है तो 100% उसको पूरा करके भी दिखाती है। तो 92 सीट हम पंजाब में जीत के आए, तो उनको लगा कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश की भी महिलाओं को 1000 रुपये दें। तो ये नकल किया गया है, बस महिला सम्मान राशि का नाम बदल के लाडली बहना योजना कर दिया गया है। फायदा तो मिलेगा चाहे नकल किया हो चाहे नहीं किया हो। हाँ, फायदा कैसे मिलेगा कि अब असलची और नकलची की पहचान जी ये जनता को करना है कि किसका गारंटी कार्ड था, कौन जो बोलता है वो करता है और कौन इनको कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो असलची और नकलची की पहचान ये पंजाब समय के साथ जाएगी यहाँ की जनता पहचान करने। पंजाब आपके पूरे भारत देश में इस समय आप कहीं भी देखिए, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल तो आधे से ज़्यादा समय लोगों का मोबाइल में बीतता है, वो आसानी से देख सकते हैं। अब किसी प्रदेश का विकास देखने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जी। अब बात आती है कि प्रियंका गांधी जी ने आज चुनावी शंखनाद किया। तो चुनावी शंखनाद में उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली हाफ की बात कही। तो अब उनको भी समझ में आ गया कि जो जनता के फायदे की राजनीति करेगा जनता उसी को वोट देगी। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट किया गया हमारे दिल्ली मॉडल को, हमारे गारंटी कार्ड को। अब फिर जनता को पहचान करना है कि असलची कौन है, नकलची कौन है। अब बात आती है कि महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं की, बीजेपी ने कोई बात नहीं की। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा त्रिपाठी साहब कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो मध्य प्रदेश परिवहन विभाग हुआ करता था। उस पे कांग्रेस की ही सरकार के समय में, दिग्विजय सिंह के सरकार के समय पे ताला लगा दिया गया, पूरा निजीकरण हो गया परिवहन विभाग का। तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं मध्य प्रदेश में, तो आप महिलाओं की यात्रा फ्री कैसे करवाएंगे? यहाँ किसी ने नहीं कहा महिलाओं की यात्रा फ्री। आज रोडों में 60 से 70% जो बसें घूम रही हैं वो या तो बीजेपी के विधायक मंत्रियों की है या उनके रिश्तेदारों की, या तो कांग्रेस के विधायक मंत्रियों या उनके रिश्तेदारों की है।
तो आम आदमी पार्टी को अगर मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा, तो राज्य जो परिवहन निगम फिर असलची से पार्टी है, नकलची नहीं, जो अपना खुद का कॉन्सेप्ट लाती है जनता के भलाई के लिए, तो इस बार अगर आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता मौका देगी तो राज्य परिवहन विभाग को पुनर्जीवित करेंगे हम, उसका फिर से गठन किया जाएगा और महिलाओं को सुरक्षित और मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। आपने भैया यहाँ तो मैंने सवाल आपसे ये किया था शर्मा जी कि आप बी पार्टी साबित हो करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं त्रिपाठी जी। हम जनता से जाके घर घर संवाद करते हैं। जो हमने काम करके दिल्ली में दिखाया, जो हम पंजाब में कर रहे हैं, वही हमारा गारंटी कार्ड होता है। हम जनता तक पहुंचेंगे और जनता हमें स्वीकारेगी क्योंकि हमने काम किया है। चलिए, सत्यप्रकाश जी आ रहा हूं मैं एक बार। गुलरेज जी, आप हमारे सिद्धार्थ जी जब कुछ अपनी बातें रख रहे थे तो आप बार बार इशारा कर रहे थे हमारी तरफ कि उनका कुछ हमें खंडन करना है जी ना है, तो सत्यप्रकाश जी की भी जो बातें होंगी उस पर भी जवाब दे दूंगा मैं। नहीं, सत्यप्रकाश जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास बाद में जाऊंगा। आप पहले सिद्धार्थ राजावत जी की बातों पे जो आप इशारा कर रहे थे कि मुझे आपत्ति है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, सिद्धार्थ जी की बातों का तो मैं जवाब दे दूं, लेकिन कांग्रेस की बात जवाब देने के लायक भी नहीं होती आजकल एनीवेज। लेकिन इन्होंने ये कहा कि 2003 में हम आए थे, उसके बाद मध्य प्रदेश स्वर्णिम क्यों नहीं बना। तो कुछ डेटा रख देता हूं, और डेटा बड़ा सेक्युलर होता है, ना वो कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है, डेटा होता है। तो ये हार्ड फैक्ट है कि विद्युत उत्पादन में हमने 656% का इजाफा किया है आपके कालखंड से लेकर हमारे कालखंड के बीच में। खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली मिलती है, जो आधा घंटा 1 घंटे तक मिलती है। गुलरेज जी, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने कहा 656% आपने इजाफा किया बिजली में। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सारे संयंत्र, चाहे जल विद्युत हो, चाहे थल विद्युत, मतलब चाहे थर्मल पावर हो, चाहे हाइड्रल पावर हो, इनमें आपने कितने लगाए हैं? ये सब पहले से बहुत सारे लग रहे थे जो अंतिम माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय पे स्वीकृत हुए थे सारे के सारे। जी सिद्धार्थ जी, मैं सवाल कर रहा हूं उनसे। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके शासन काल में कितने हाइड्रल, कितने थर्मल पावर नए सिरे से स्थापित हुए? नहीं, एक तो सभी की कैपेसिटी में विस्तार किया गया, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट भी हमारी सरकार ने लगाया है, मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने मिलाकर लगाया है। तो ये चीज भी सब, आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, कितने प्रतिशत का उसमें इजाफा हुआ है। फिर आप देखिए, एक बड़ी बेसिक चीज बात करूंगा मैं, क्योंकि अभी प्रियंका रॉबर्ट गांधी वहां पर थी, वो महिलाओं की बात हो रही थी। तो दिग्गी राजा के समय मध्य प्रदेश में जो संस्थागत प्रसव होता था महिलाओं का, ये WHO का आंकड़ा है, केवल 22% था संस्थागत प्रसव की दर। और आज कितनी है? 96% से ज्यादा महिला प्रसव जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। आपने देखा होगा, आदिवासी क्षेत्र हो, वनवासियों का हमारा क्षेत्र हो, दूसरे क्षेत्र हो, किस प्रकार से हमने सड़कों का जाल का निर्माण किया है। 358% का विस्तार किया है सड़कों के जाल में। वहीं आप ये देखिए कि खेती का रकबा बढ़ाने की बात हो, हिंदुस्तान में नंबर 1 गेहूं का प्रोक्यूरमेंट पहले हुआ करता था पंजाब राज्य में। अब कौन से राज्य में होता है? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में होता है कि कहां होता है? MP में होता है। दुनिया में जो हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है गेहूं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से होता है। जो हमारे लाडली बहनों के लिए हमने करके दिखा दिया योजना लाकर, ये जुबान चलाते रह गए। आप ये बात कीजिए, अगर बच्चियों को जो लाभ मिला है, 44 लाख से ज्यादा बेटियों को लाडली लक्ष्मी के माध्यम से लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आपकी पूरी पैनल आपके सहित नहीं कर सकती, कि कांग्रेस का जब राज हुआ करता था मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, आज विकासशील राज्य है। इसे कौन डिनाई कर सकता है? ये कहां से आंकड़ा आया आपके पास? बीमारू राज्य से विकासशील राज्य में आ गया। आप विकसित भी कह देंगे तो क्या कह लेंगे? आप कुछ भी कह लीजिए, चलिए आप जो भी टर्म दे दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। और इसका तमगा जो है ना, भाजपा की छाती पे मिलता है। जी, तो 10,000 गांवों में बिजली गायब है, ये विधानसभा में रखा गया है रिपोर्ट। नहीं, पिछली बार विधानसभा में 10,000 गांवों से बिजली गायब है, जो है ना। 18 साल आपने शासन किया। आज ही इमरती देवी, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है, एक सिंगल गांव ऐसा इस स्टेट में नहीं है जहां का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। थोड़ा झूठ बोलने से पहले
भाई साहब, जनता हंसती है, लोग बोलने लग गए हैं कि कांग्रेसी मतलब झूठा। किस प्रकार से हो रही है? अच्छा नहीं लगता, आप लोगों की छवि खराब होती है। आप हमारे काउंटर पार्ट से भाई साहब राजनीति में, हमको भी अच्छा नहीं लगता अगर ऐसी बातें चलती है समाज में। 18 जिलों में पोषण के कुपोषित बच्चों की कितनी बात कर रहे हैं भाई साहब? आपका कालखंड जब हुआ करता था, जब गांधी नेहरू परिवार हिंदुस्तान पर राज करता था, तो अने शने हमेशा खबरें आती थी, इस राज्य में भुखमरी से इतने लोग मर गए, उस राज्य में इतने मर गए। मोदी सरकार में एक राज्य से भी ये खबर आती है कि भूख की वजह से ये व्यक्ति मर गया? नहीं आती है। ये हमने करके दिखाया है। अरे भाई साहब, भूखों का देश बना दिया था अपने देश को हमने। इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाया और आपको तकलीफ हो रही है। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, फिर भी आपने सिरमौर बना दिया। फ्री राशन क्यों दे रहे हैं 80 करोड़ को? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। जो ये देखिए, जो स्टेट की हमारी अवधारणा है, स्टेट का काम होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एमिनिटीज देना। तो एक स्टेट अपना काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इतने गरीब हैं, लेकिन फिर भी उनको एडिशनल सहूलियत देना चाहिए। जैसे बहनों को दे रहे हैं 1000 रुपए अगर आज दे रहे हैं, तो सभी को दे रहे हैं जो उस ब्रैकेट में आ रहे हैं। चलो गुलेज जी, आपकी बात आ गई। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम सत्यप्रकाश। मैं निकलूंगा सर, मेरा दूसरा चैनल पे था। सभी को नमस्कार करता हूं। जी आप सुन तो लीजिए थोड़ा सा, सिद्धार्थ जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। जी सिद्धार्थ जी। ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, आज ये 70 साल की बात करते हैं, ये नेहरू गांधी जी की बात करते हैं। आज इन्होंने करा क्या है, इनकी उपलब्धि क्या है? रेल बेच दिया, सेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए जी, IIT ये आज देखिए, मैं आपके माध्यम से मोदी जी से एक निवेदन करूंगा। आज सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछले 9 सालों में बहुत सारे भारत की पुरातत्व वस्तुओं को अलग अलग देशों ने लौटा दिया। इटली का माल यहां सड़ रहा है, प्लीज वापस भेज दें। आपने किराए पे दे दिया लाल किला, इतनी भी आप इटली का माल वापस इटली करने में इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से कि इटली का माल वापस। गुलेज जी आप सुन लीजिए थोड़ा सा। गुलेज जी हमारा माल दूसरे देशों ने वापस कर दिया आपके राज में, हमको भी चाहिए कि इटली का माल वापस करें। गुलेज जी सुन लीजिए, उन्होंने क्या क्या बेचा है, ये बात लिस्ट दे रहे हो। लाल किला कितना बेच दिया? कितना, मतलब क्या बेवकूफी की बात है यार, लाल किला बेच दिया। प्राइवेट कंपनी उसका सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सिद्धार्थ जी अपना माइक ठीक कर लीजिए थोड़ा सा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सिद्धार्थ जी माइक ठीक कर लीजिए आप अपना, थोड़ा सा आवाज नहीं आ पा रही। त्रिपाठी जी, किसी प्राइवेट कंपनी को लाल किले की साफ सफाई का ठेका दे दिया तो बेच दिया, ये क्या बेवकूफी की बात है? चलिए सिद्धार्थ जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। जी लीज पे दिया, थोड़ा सा ज्ञान रखिए, थोड़ा सा ज्ञान है भाई साहब, मैं जल्दी बोल रहा हूँ आपको। लीज पे किला दे दिया है आपने? लीज पे बिल्कुल नहीं दिया है, उसको मेंटेनेंस, उसके साफ सफाई, मरम्मत का काम दिया है। सारी संस्थाएं तो बेच दी। त्रिपाठी जी आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि कौन सी संस्था बेच दी? लाल किले की प्राचीर से एक योजनाबद्ध तरीके से अब मुझसे पूछ लीजिए त्रिपाठी जी, कौन सी संस्था बिक गई? क्या सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट कर दी? क्या मिलिट्री प्राइवेट? गुलेज जी उनको बोलने दे दीजिए। आप पर्टिकुलर नाम बताइए। सिद्धार्थ जी नाम बताइए, कौन से क्या बेचा है, पर्टिकुलर नाम बताइए। गुलेज जी सुन तो लीजिए, गुलेज जी सुन लीजिए। संस्था बिकी है हिंदुस्तान की? अरे सुन तो लीजिए गुलेज जी। जी सिद्धार्थ जी, अभी इन्होंने क्यों झूठ बोला कि सारी संस्थाएं बेच दी? नहीं सुन तो लीजिए, कौन सी बताइए सिद्धार्थ जी, कौन सी संस्था बेची? 2014 में मैं आप लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने की योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार से शुरुआत हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जिस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी उससे पूर्व, अरे भाई शौचालय तक देश में नहीं बनाए थे। अरे गुलेज जी सुनते लीजिए, हमको बेसिक आपको जाना है, सुनते लीजिए थोड़ा सा धैर्य से। जी जी सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है? हाँ, अरे तकनीकी रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाइए, चुनाव बहुत नजदीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने की शुरुआत हुई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगी, दे पाए क्या? देश को समृद्ध बनाएंगे। अरे बेचने की बात बताइए। रोजगार मिला है? प्रॉब्लम यही है कि गुलरेज जी आपकी समस्या ये है कि अगर आपको सत्य का आईना दिखाएं तो आप चलती ट्रेन में चढ़े जाते हैं। यही तो दिक्कत है। अगर आपको सत्य का आईना दिखाएं तो आप चलती ट्रेन में चढ़े जाते हैं। सुनिए आप कब सुधरोगे, मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब।
अरे सुधरने की तो आपकी बारी है, जनता आपके पीछे डंडे लेके दौड़ रही है। रुकिए, अभी विधायकों के कुर्ते फट रहे हैं और आप उल्टी बात करें। किस प्रकार से दिल्ली में आपके नेताओं को मारा जा रहा है? अभी तो अभी रुक जाइए आप, बहुत जल्दी ये जनता आपको खदेड़ खदेड़ के मारेगी। मतलब आप देखिए, हमारा मिशन है कि हिंदुस्तान को रोजगार देने वालों का देश बनाना है, जो दुनिया भर के लोगों को रोजगार दे सके। और आप वापस से आ गए उस बात पे। आप लोगों को नौकर बनाना चाहते हैं, हम दुनिया को नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कितनी नौकरियां देंगे दुनिया में बताइए आप, और कितनी नौकरी दी अभी तक बताइए। झूठ अभी तो आपको बड़ा स्पष्ट बड़े चैनल के माध्यम से वाले कुछ सालों में की अफीम जो चाट के आते हैं आप झूठ बोलने की, वीजा लेके काम करते हैं। हिंदुस्तान में लोग आएंगे काम करने के लिए, और ये मोदी जी के नेतृत्व में ही होना है। अरे मोदी जी खुद नौकरी कर रहे हैं, वो क्या नौकर, अडानी अंबानी के खुद नौकर है वो। देश के प्रधानमंत्री के विषय में क्या बोल रहे हो सर त्रिपाठी जी? देश के प्रधानमंत्री के विषय में आपके चैनल से ऐसी बात हो रही है? जी जी जी, अवश्य। सिद्धार्थ जी थोड़ा सही, देखिए सब चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन मोदी जी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी बातें इतने बड़े चैनल पर बैठकर आप कर रहे हैं, जिसको लोग देखते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसी बातें। आप हमारा अपमान कर दीजिए, आप देश का अपमान तो मत करो कम से कम। वो कांग्रेस को बार बार इसी कीमत चुकाना पड़ती है, तो ये देश का अपमान करते हैं। देश में बैठ के भी करते हैं और विदेश में जाके ज्यादा करते हैं। चल सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा मैं आपके पास नमस्कार सभी को। सिद्धार्थ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अतुल जी संक्षेप में बोलिए, फिर इस पे टिप्पणी पे जाते हैं सत्यप्रकाश जी पे। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय चले गए, बोलना यही था कि उन्होंने कहा क्या बेच दिया, रेल, सेल, गेल, माइनिंग, हवाई जहाज, पेट्रोलियम सब तो बेच दिया, वही बताना था। तो वो उनकी कहीं महत्वपूर्ण बैठक थी, चली। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले बात आई थी सरकार चलाने की, तो कौन कैसे सरकार चलाता है। 15 महीने कांग्रेस को मौका मिला, मौका 5 साल के लिए मिला था, 15 महीने ही सरकार चला पाई। तो जनता देख ली कि इनको वोट देने से कोई मतलब है नहीं जी। अब बात आती है बीजेपी सरकार कैसे चलाती है, तो महाकाल लोक निर्माण का भी ताज़ा मामला है। ऐसे कई चीज़ें हैं, चैनल में समय कम पड़ जाएगा। गुणवत्ताहीन निर्माण करके उसमें कमीशन खा के, तो ये कमीशन खोरी की सरकार है। तो सरकार दोनों ही चलाने में असफल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की। यही सवाल हम सत्यप्रकाश जी से कर ले रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां जम के घोषणाएं हम ये करेंगे, आने के बाद करेंगे भी कि नहीं करेंगे वो बात अलग है। चुनाव के दौरान आपको भी याद हो 2018 में एक गरीब योजना लेकर के आए थे शिवराज जी, जो ट्रम्प कार्ड साबित नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के सारे बड़े नेता कह रहे थे गरीब योजना जो आई है ये ट्रम्प कार्ड साबित होगी। यहां इस समय सवाल ये उठता है कि देखिए वहां जेडीएस के वोट कम हुए तो कांग्रेस के वोट बढ़ गए कर्नाटक में, और हिमाचल में भी द्विदलीय प्रणाली के तहत चुनाव हुए तो कांग्रेस को फायदा मिला। यहां अगर आम आदमी पार्टी सभी 230 में लड़ती है तो कितना कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में मैंने अक्सर देखा है, वर्षों से देखता आ रहा हूं जी, कि यहां बाइपोलर मॉडल है पॉलिटिक्स का। कई पार्टीज यहां आई, आपको याद होगा जनता दल आई थी जी, 30 के लगभग सीट्स हुआ करती थी। ये 92 के इलेक्शन, 93 के इलेक्शंस की बात, पहले की बात कर रहा हूं जी। भारतीय बहुजन समाज पार्टी भी आई जी, वो भी 20 सीट तक टच कर गई। नहीं, अधिकतम 12 सीट आई थी, अधिकतम 12 आई थी उसकी। दिग्विजय सिंह ने तोड़ दिया था उनको, फिर 11 लोग तोड़ दिए थे, सॉरी। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश का जो मॉडल है पॉलिटिक्स का वो ब्रेक नहीं हुआ है जी। अब आपने कहा अगर तीसरी पार्टी, चाहे इनकी आम आदमी पार्टी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, प्रदेश में आती है, देखिए आम आदमी पार्टी को लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो भी अपोनेंट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके रिप्लेस करने के रूप में देखती है। लेकिन अभी कुछ समय से जी इनकी जो दिल्ली सरकार करप्शन के चार्जेस में घिर रही है, उससे कहीं ना कहीं इनकी जो विश्वसनीयता है उस पर थोड़ा सा आंच आई है जी, क्योंकि ये पार्टी एक सिर्फ और सिर्फ करप्शन को दूर करने के मामले पर ही इतनी बड़ी बन पाई है जी। अब
जन लोकपाल लाने के लिए भी बन पाई है, यही उनकी डिमांड थी। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे दिखता है कि यहां का वोटर अगर कहीं दूसरी पार्टी की तरफ कभी जाता है तो कांग्रेस ही उसको एक रास्ता दिखती है। आम आदमी पार्टी वहां कुछ अच्छा कर सकती है जहां दोनों पार्टीज के फेसेस के खिलाफ बड़ा असंतोष हो, या फिर ऐसा इनका कोई व्यक्ति जो वेल नोन नेम हो मध्य प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से आया हो या कांग्रेस से आया हो, वहां कुछ सीट्स पर इनकी जीत की संभावना तो दिखती है। पर दिल्ली के जो घटनाक्रम है उसके बाद से जो एक उभार पार्टी में आ रहा था, वो उभार राजस्थान गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी नहीं दिखेगा। गुजरात में भले ही इनका अच्छी ताकत में नहीं आए, लेकिन 2-4-5 सीट तो ले ही आए, और सीट ले आए, वोट शेयर भी बढ़ा। लेकिन मध्य प्रदेश में आज अगर जो वोटर सरकार को बदलना चाहता है तो वो सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ जाएगा, अगर नहीं बदलना चाहता है तो वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। क्योंकि यहां दो ही विचारधारा के लोग ज्यादा हैं। लेकिन हां, कुछ पॉलिटिकल लीडर जब किसी तीसरी पार्टी में आते हैं या नया अपना भविष्य बनाते हैं तो उनके अपने एफर्ट्स भी होते हैं, उनके कारण भी कुछ वोट आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टीज की तरफ जा सकता है। आपने देखा बहुजन समाज पार्टी भले ही सीट्स कम आई, लेकिन यह कितनी बड़ी ताकत बन रही थी मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में। लेकिन आज आप देख रहे हैं, और जबकि उनका एक वर्ग विशेष पर पूर्णतः अधिकार हुआ करता था लगभग, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश में सत्ता की तरफ नहीं पहुंच पाए। आज जो माहौल दोनों पार्टीज की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बनाया यही जा रहा है कि या तो वो हो या ये हो। अब भारतीय जनता पार्टी यहां ये गेम खेल सकती है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी से अपोजिशन में है या नाराज है, डिसटेंट है, उन वोटर्स को वो चाहेगी कि ये डाइवर्ट कांग्रेस की तरफ ना होते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाए। तो एक चाल राजनीतिक रूप से यहां या AIMIM को अगर लाया तो कुछ वोट जरूर कट सकते हैं, जिससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन मैं इसकी तरफ यह नहीं मान सकता कि तीसरी पार्टी यहां एक बड़ी ताकत बन सकती है इन आगामी विधानसभा चुनाव में। भविष्य की बात भविष्य में देखेंगे। खंडवा में महापौर का चुनाव हरवा दिया कांग्रेस को AIMIM ने। सुलेर जी, आपकी भी यही जानना चाहेंगे आपसे कि कितना, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां नहीं होना है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वोट कट सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि नाम लिया, वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाती रही है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई पर्टिकुलर एक जाति अगर समीकरण की बात करें तो कोई पर्टिकुलर कोई उनका समीकरण नहीं है। ऐसी स्थिति में वो सब जगह त्रिकोणीय समीकरण या 2-4-6 जगह ही समीकरण बनाया तो निश्चित तौर पे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश राज्य है, जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, खासतौर से जो मध्य प्रदेश से ही बीजेपी की स्थापना और शुरुआती ही हुई है। यहाँ के नेता तैयार हुए हैं और यहाँ पे दो ही पार्टियों को चुनाव ही रहा है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। लेकिन जो अभी हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा, बड़ी अच्छी समीक्षा करी, उस समीक्षा में बिल्कुल सही कहना है कि आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल सकती है, क्योंकि 18 साल से बीजेपी शासन कर रही है और कांग्रेस अभी 2 राज्यों में जीत के आई है, तो उसके में अभी बहुत एनर्जी है और वो एनर्जी के लिए उसका उपयोग करेगी इस विचारधारा के लिए। लेकिन इस चीज़ में जब कैंडिडेटों को जब टिकट दिया जाएगा और जो असंतुष्ट लोग होंगे, वो समय उस पार्टी, जो आप AIM या आप पार्टी, आम पार्टी को माने आप, जो आप पार्टी है, उस पार्टी के लोग, उनका खुद का अपना एक वजूद होता है और वो पार्टी के एक सिम्बलाइजेशन से लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से खाता, जैसे हमने पहली बहसों में अपन आए थे और देखा भी था कि जो निकाय चुनाव हुए थे उनमें भी यही मानना था कि आप पार्टी इसमें जीतेगी, और उसने अपना खाता खोला, AIM ने भी खोला। लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही रहेगा और जनता का उसी के साथ ही रहेगा। अब पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब नेताओं के कथनी वचन, उनके स्टेटमेंट जब जोश में आ जाते हैं और जो देते हैं,
उस समय जो ध्रुवीकरण जो वोटों का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सत्ता की प्राप्ति के लिए जी। फिर उसके बाद इलेक्शन के जब परिणाम आते हैं और फिर वो बिल्कुल एक क्राइटेरिया पे आ जाते हैं कि अगर किसी को सत्ता बिल्कुल पास में मिली या नहीं मिली, वो भी बहुत ही क्रूशियल स्टेज हो जाती है। तो कांग्रेस इसमें बहुत समय तक माहिर थी और बीजेपी अब जो 10 वर्षों का जो उनका अनुभव है वो भी इन चीज़ों में गुणा भाग में पूरी राजनीति में तैयार है। दोनों की मानसिकता सत्ता प्राप्त करने की है, चाहे उसमें चाहे अमल कितना भी हो, कुछ भी हो। अभी वो तो हर राजनीतिक दल की होती है, लेकिन अभी जो, क्योंकि कांग्रेस बहुत दिनों से 20 साल से लगभग, जो 15 महीने की छोड़ दें अपन, तो बहुत दिनों से उनके वैक्यूम पे पड़ी हुई सरकार है, तो वो चाहते हैं कि इसका हो। तो आने वाले टाइम पे इस चीज़ के, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ये 2 ही पार्टियां ही रहेंगी, ये बात बिल्कुल। चल सिद्धार्थ जी, कुछ सवाल हैं जाते जाते आपसे। सवाल इस बात के है कि ये आप मान, माहौल अच्छा चल रहा है आपके लिए, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ, पुरानी पेंशन योजना, हालांकि पुरानी पेंशन योजना में इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत कुछ तकनीकी कारण रहेगा, आपने तो कह दिया ठीक है पहल किए। 1500 रुपए आपने महिलाओं को देंगे, 1000 दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर। पैसा लाएंगे कहां से? क्या ये आम आदमी जो टैक्स देता है उसको कब तक लूटेगी सरकार? देखिए त्रिपाठी जी, जिस समय पे 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे जी, और उस समय पे उन्होंने मोंटेक आलूवालिया जी को, योजना आयोग के जो हमारे अध्यक्ष थे, उनको यहाँ का सलाहकार बनाया था और उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय स्थल है और कम से कम 4-5-6 राज्यों से घिरा हुआ है और उसकी सीमाएं निकटतम है, बिल्कुल लगी हुई सीमाएं हैं। तो यहाँ पे व्यापार की संभावना थी, यहाँ टूरिज्म की संभावना थी, यहाँ पे युवाओं को रोक के नए आयाम तैयार करने के, नए उद्योग लगाने की तैयारियां थी। पर अल्प समय हमें मिला, हमारी सरकार गिर गई, उस पर काम नहीं हो पाया और वो प्रारूप अभी भी तैयार है। माननीय कमलनाथ जी के जो दिमाग के अंदर उन्होंने जो बैठ के प्लानिंग करी थी, उसके प्रारूप पूरा तैयार बैठा हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद आप देखिएगा किस प्रकार से मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट, किस प्रकार से हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी इकाइयां बनाने की योजना थी, उद्योग लगाने की योजनाएं थी, कई प्रकार की चीजें थी जिससे कि हम मध्य प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? सिर्फ भ्रष्टाचार। आप कोई सा भी काम उठा के देख लीजिए, गुजरात की कंपनी कर रही है, जिस आप चाहे कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, चाहे मेट्रो में चले जाएं, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, तो हर में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। तो माननीय कमलनाथ जी, गुजरात के जितने भी लोग हैं सब मोदी जी के ही लोग हैं क्या? नहीं, गुजरात में आपकी भी सीटें आई हैं, काम कर रहे हैं त्रिपाठी जी, आप पता कर लीजिए। अब मोदी जी हैं या कौन से जी हैं, ये आपको स्वयं मालूम चल जाएगा, या वहां से बैठ के कौन उसको संचालित कर रहा है ये भी मालूम चल जाएगा। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में ही अवसर मिलेगा, मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को मध्य प्रदेश में ही उनको है ना रोजगार का काम मिलेगा। ये माननीय कमलनाथ जी का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के लोगों को सर्वप्रथम अवसर मिलना चाहिए। हम सब मिलके एकजुट होकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस विकास की गंगा को आगे बढ़ाएंगे 23 में। और ये 23 का जो आगाज आज प्रियंका जी ने किया है, आज जो जिस आपको याद होगा 2018 में भी राहुल गांधी जी ने मां नर्मदे के चरण छू के आरती करके प्रारंभ किया था और आज वही दोबारा पुनः इतिहास दोहराया गया। प्रियंका जी ने फिर नर्मदा जी से शुरुआत की है, तो हमको सफलता मिलेगी। चलिए, पिछली बार भाई साहब ने किया था, इस बार बहन जी कर रही की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी, अतुल जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, सुलेरी जी आपका और गुलेरी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की कांग्रेस के चुनावी शंखनाद और प्रियंका के नए अंदाज की। हालांकि इस तरह के अंदाजों बयां उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था, जिसका परिणाम शून्य रहा। लेकिन 5 गारंटियों वाला जो दांव प्रियंका ने खेला है, वो मध्य प्रदेश की जनता के जेहन में थोड़ा बहुत असर जरूर डाल सकता है, क्योंकि कर्नाटक में भी इस दांव का अच्छा खासा असर दिखा। हालांकि कर्नाटक में समूचे प्रदेश में न सही, लेकिन दक्षिणी कर्नाटक और मैसूर के आसपास जेडीएस के कारण त्रिकोणीय संघर्ष होता रहा है, जो इस बार नहीं रहा, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। बहरहाल आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गारंटी का असर होगा
या फिर शिवराज सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही ताबड़तोड़ सौगातों का, ये देखना अहम होगा। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।